नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच इजरायल ने 3 दिनों के भीतर 6 मुस्लिम देशों पर जबरदस्त हमले किए। अमेरिका के दोस्त देश कतर में हुए अटैक के बाद तो मानो हड़कंप मच गया। इस्लामिक देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें मुस्लिम देशों की नाटो जैसी साझा मिलिट्री फोर्स बनाने की कवायद चल रही है। सवाल है कि क्या इस्लामिक देश मिलकर नाटो जैसी कोई साझा मिलिट्री फोर्स बना पाएंगे? अगर बना पाएंगे तो इसमें भारत का क्या स्टैंड होगा? उससे पहले आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में 15 सितंबर को 50 मुस्लिम देशों के नेता इजरायल के खिलाफ एक खास मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। यह मीटिंग अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बुलाई। कतर के पीएम और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जामिन अल तानी ने इस सम्मेलन की मेजबानी की। इजरायल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हया बच गया, लेकिन 6 अन्य लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक कतर का अधिकारी भी शामिल था। इसके अलावा इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। जब यह हमला हुआ तब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को नाटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। यह सुझाव मिस्र ने भी दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन मुस्लिम देशों की दगाबाजी और अपने ऊपर हुए अक्टूबर 2023 में हमले से भन्नाए इजरायल ने आर पार की जंग छेड़ दी है। इजरायल की जद में आए 6 मुस्लिम देशों के बारे में कहना है कि वह इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायल ने पिछले दिनों गाजा समेत सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया, कतर पर हवाई हमले किए। इसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा घायल हुए। 10 सितंबर को इजरायल ने यमन की राजधानी सना अल जौफ प्रांत के मिलिट्री कैंप्स, हूती के पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसेज और फ्यूल स्टोरेज साइट्स पर बम गिराए। इसमें 20 से ज़्यादा हूती मिलिटेंट मारे गए। इजरायल ने कहा कि हूतियों ने लाल सागर में इजरायली जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। यह हमला उसी का जवाब था। 9 सितंबर 2025 को दोपहर 3:46 पर इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमास लीडर्स को टारगेट बनाकर एयर स्ट्राइक किया। इजरायल ने कहा कि खलील अल हया जैसे हमास के टॉप लीडर्स कतर में छुपे हैं और गाजा सीज फायर नेगोशिएशन कर रहे थे। इसी तरह से 8 सितंबर को इजरायल ने लेबनान के बर्जा पर ड्रोन स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह मेंबर को टारगेट किया। इजरायल ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से उत्तरी इजरायल पर रॉकेट दागे। यह हमला दक्षिणी लेबनान से थ्रेट कम करने के लिए किया गया। 8 सितंबर की देर रात इजरायल ने सीरिया पर हवाई हमला किया। इसमें 12 लोग मारे गए, जिसमें ईरानी और सीरियन मिलिट्री मेंबर्स भी शामिल हैं। इजरायल ने कहा कि सीरिया ईरान की वायुसेना IRGC को हथियार सप्लाई कर रहा था, जो हिजबुल्लाह और हमास को मजबूत करता है। इसी तरह इजरायल ने 8 सितंबर की रात करीब 10 बजे ट्यूनीशिया के पोर्ट पर एक फैमिली बोट पर ड्रोन हमला किया। यह बोट गाजा पहुंचकर खाना, दवाई, मेडिकल सप्लाईज डिलीवर करने वाली थी, जो इजरायल के मुताबिक हमास को हथियार या सपोर्ट पहुंचा सकती थी। 8 सितंबर को ही इजरायल ने गाजा पर 12 से ज़्यादा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें दागी। ड्रोन्स ने रियल टाइम सर्विलांस और स्ट्राइक्स की। इसमें कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। इजरायल ने इसे ऑपरेशन आयरन सोर्ड का हिस्सा बताया, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और गाजा को डीमेटेरियलाइज करना था। सवाल
अब बड़ा यह है कि इजराइल के आक्रामक रवैये के खिलाफ मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं और क्या इजराइल और भी मुस्लिम देशों को निशाना बना सकता है, तो इसका जवाब आपको चौंका देगा। जी हाँ, ईरानी इस्लामिक लिबरेशन गार्ड कॉर्प्स के पूर्व चीफ मोहसिन रजई के मुताबिक इजराइल का अगला निशाना सऊदी अरब, इराक, तुर्की और मिस्र भी हो सकता है। तुर्की की इजराइल के हमले की आशंका ज़्यादा है क्योंकि तुर्की हमास का खुले तौर पर समर्थन करता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने संसद में कह दिया था कि हमास आतंकी संगठन नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हमास लीडर रह चुके हैं इस्माइल हनीमेह से मुलाकात की। सीरिया के मुद्दे पर भी तुर्की और इजराइल आमने सामने आते रहे हैं। पिछले साल सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। तुर्की अहमद हुसैन अल शरा की नई अंतरिम सरकार का समर्थन करके अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इजराइल इसके खिलाफ है। इजराइल को रुख को देखकर सभी अरब और इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों का 15 सितंबर को दोहा में आपातकालीन अरब इस्लामिक सम्मेलन हुआ। यह एक इमरजेंसी मीटिंग रही जो इजराइल के कतर पर हमले के बाद बुलाई गई। समिट में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के 50 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में कतर के PM और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि समय आ गया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने दोहरे मापदंड को छोड़कर इजराइल को उसके गुनाहों की सजा दे। सवाल है कि मुस्लिम देशों की इस इमरजेंसी मीटिंग का क्या वास्तव में कोई नतीजा निकला? क्या 50 मुस्लिम देशों वाली फोर्स वास्तविकता के धरातल पर आ पाएगी, नाटो वाली फोर्स बन पाएगी? तो आपको बता दें कि इस मीटिंग में मिस्र ने नाटो जैसा एक साझा मिलिट्री फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसकी अध्यक्षता अरब लीग के 22 देशों में बारी बारी से सौंपी जाएगी। इसका पहला अध्यक्ष मिस्र होगा। इस प्रस्ताव में सेना, वायुसेना, कमांडो यूनिट में बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। इसके साथ ही सभी देशों की आर्मी ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मिलिट्री सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका नाम ज्वाइंट अरब आर्मी होगा। अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सैन्य बल का इस्तेमाल की इजाज़त सदस्य देशों और सैन्य नेतृत्व की सलाह के आधार पर की जाएगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर क्षमता से मदद करेगा। मिस्र ने प्रस्ताव में कहा कि वो इस तरह के सैन्य गठबंधन में 20,000 सैनिक देगा, जबकि सहयोग के मामले में सऊदी अरब दूसरा बड़ा देश होगा। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे अमीर गल्फ देश फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। दोहा समिट में प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से स्वीकार किया गया, लेकिन कोई ठोस टाइमलाइन नहीं बताई गई। अगर यह संगठन बना तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य ब्लॉक होगा, लेकिन फिलहाल यह चर्चा इस स्तर पर है, यानी अभी बातचीत के ही लेवल पे यह बात हो रही है। OIC ने संयुक्त बयान में इजराइल को चेतावनी दी कि UN में दबाव बनाने के लिए फैसला किया गया है। सवाल अब यह भी है कि नाटो क्या है? क्या मुस्लिम देश ऐसा संगठन बनाने में कामयाब होंगे? क्या पाकिस्तान अपने परमाणु बम के खर्च को अरब देशों पर थोप देगा और युद्ध के समय पाकिस्तान वास्तव में परमाणु हमला कर पाएगा या U-टर्न ले लेगा? ये सब बड़े सवाल है, लेकिन बात पहले नाटो की। 4 अप्रैल 1949 को बेल्जियम के ब्रसेल्स में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना हुई। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसका मकसद सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को कम करना था। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी नाटो देश पर कोई देश हमला करता है तो बाकी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। 76 साल पहले बना नाटो दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन है, जिसमें कुल 33 देश शामिल हैं। मुस्लिम देशों ने भी पहले नाटो जैसा संगठन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये ज़्यादातर कागज पर ही रह गए। 2015 में सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition यानी IMCTC शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र जैसे 43 देश हैं। इसे मुस्लिम नाटो कहा जाता था, लेकिन नाटो के आर्टिकल 5 जैसा सामूहिक रक्षा प्रावधान नहीं था। यही हाल OIC का भी है। 2015 में OIC ने ज्वाइंट काउंटर टेरर फोर्स का प्रस्ताव रखा, लेकिन लागू नहीं हुआ।
इसका कारण मुस्लिम देश आपस में ही लड़ते हैं। मिस्र, जॉर्डन और कतर जैसे देश तो अमेरिका के बड़े सहयोगियों में शामिल हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की राजनीति बाकी इस्लामिक देशों से बहुत अलग है। ऐसे में इन सभी का साथ आना, सैन्य संगठन बनाना बहुत मुश्किल लगता है। पाकिस्तान ओआईसी का इकलौता परमाणु संपन्न सदस्य देश है। इस वजह से भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस्लामिक देशों में कोई ऐसा संगठन बने। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब और पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपका और सोढ़ी साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इजराइल 3 दिन में 6 देशों पर हमले करता है, उसका उद्देश्य क्या था? क्या उसका उद्देश्य केवल आतंकियों को निशाना था या कोई जियोपॉलिटिकल रणनीति भी थी? सोढ़ी साहब। जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी। यह मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ जी। 1977 में एक किताब छपी थी जिसका नाम था गन्स एंड द ऑलिव ब्रांच, रूट्स ऑफ वायलेंस इन द मिडिल ईस्ट, जो डेविड हर्स्ट ने लिखी है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी समय मिले ये किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर वो मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, सब कुछ ये किताब मिडिल ईस्ट का ग्रंथ है। इस किताब में जो 48 साल पहले लिखी गई थी उसमें लिखा था कि यदि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं होता है, आने वाले समय में जब अरब देश शक्तिशाली होंगे तो ये इजराइल के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो दर्दनाक और खौफनाक हमला किया इजराइल पे, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार बोला कि इजराइल जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना अपने लिए दिक्कत करेगा, और बार बार जो बाइडेन टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते रहे। यही भारत की नीति रही है 1949 से। डॉक्टर प्रसून जी, ये जो इजराइल ने 6 अरब देशों पे हमला किया है, इसके आतंकवादियों को मारने का तो एक कारण था, मुख्य कारण, लेकिन उसका एक जियोपॉलिटिकल कारण ये था कि इजराइल दोबारा दुनिया को दिखाना चाहता था, खास करके मिडिल ईस्ट को दिखाना चाहता था कि अब भी वो उस इलाके का सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन हकीकत बदल चुकी है। हकीकत अब ये कहती है कि इजराइल उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना 1973 तक था, जब आखिरी बड़ा युद्ध लड़ा योम किप्पुर वॉर, जो सोढ़ी साहब के खिलाफ इजराइल। आप बेहद अहम बात बता रहे हैं कि इजराइल उतना मजबूत नहीं रहा है, लेकिन भारत के लिए भी सिरदर्द बढ़ने वाला है। भारत पाकिस्तान में जंग के हालात बनते हैं तो इस्लामिक देश भी, अगर मुस्लिम नाटो बनता है तो इस युद्ध में कूद जाएंगे। ऐसे में भारत की इजराइल से दूरी कहाँ तक उचित है? जबकि मुस्लिम नाटो देश बनेंगे तो भारत के खिलाफ सब हो जाएंगे और भारत ठगा महसूस करेगा। इसलिए क्या भारत को इजराइल का पूर्ण रूप से साथ नहीं देना चाहिए? सोढ़ी साहब। डॉक्टर प्रसून जी, अगर ये इस्लामिक नाटो बनता है, भारत को इस्लामिक नाटो से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर इस्लामिक देश पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं। सिर्फ 1-2 देश हैं, तुर्की और पाकिस्तान तो वही है, इसके अलावा बाकी सारे जितने 57 देश हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के, सारे भारत के साथ हैं। यहाँ तक कि हमें याद होगा कुछ साल पहले जो हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनके कार्यकाल में ओआईसी ने भारत को एक सदस्य बनने का न्योता दिया था, जहां पर उन्होंने एज ऑब्जर्वर अटेंड किया था, लेकिन पाकिस्तान ने काफी वहां पे उथल-पुथल मचाई थी और हमारी ओआईसी की मेंबरशिप नहीं हुई थी। दूसरी बात, जहां तक इजराइल का प्रश्न है आपका, देखिए इजराइल हमारा एक सच्चा दोस्त है, हमें इजराइल से दूरी कभी नहीं रखनी चाहिए। मैं दर्शकों को एक इतिहास का वाक्य बताना चाहूंगा। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तो अप्रैल 71 से नवंबर 71 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 61 देशों के नेताओं को चिट्ठी लिखी आर्थिक मदद के लिए। 61 देशों में से सिर्फ 3 ने वापस जवाब दिया कि हम मदद करेंगे। एक था सोवियत संघ, एक था यूगोस्लाविया जो टूट गया बाद में 7 देशों में, और तीसरा था इजराइल। और मजे की बात यह है डॉक्टर प्रसून जी, उस वक्त भारत और इजराइल के कूटनीतिक रिश्ते नहीं थे, जो कि 1952 में स्थापित हुए। मेरे कहने का मतलब है इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है,
हमने कारगिल युद्ध में भी देखा इजराइल ने कैसे हमारी मदद की है। हमें इजराइल के साथ दोस्ती रखनी चाहिए और हमें इस्लामिक नाटो से कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इस्लामिक देश भारत के साथ है। सोढ़ी साहब, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब भी भारत की बात होती है, भारत और पाकिस्तान में चुनने की बात होती है, तो ज़्यादातर देश पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते हैं। केवल सऊदी अरब, यूएई और एक हद तक कोई एक दो देश और भी भारत के साथ आ जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो लगता है कि बाकी देश पूरी तरीके से उनका झुकाव, अगर व्यापार की बात है, किसी और नॉर्मल कंडीशन में किसी और चीज़ की बात है तो सहयोग करते हैं, लेकिन जब युद्ध की बात होती है, कश्मीर की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, ये तमाम मुद्दों पे वह साफ तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, आर्थिक मदद दी जाती है। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर नाटो का मुस्लिम नाटो बनता है तो पाकिस्तान इसका सदस्य जरूर होगा। मोहम्मद अमीन साहब, भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात बने तो इस्लामिक देश इसमें कूदेंगे जरूर, और अगर कोई संगठन ऐसा बनता है जिसमें अगर किसी देश पे हमला होता है या हमला किया जाता है तो बाकी देश उसके साथ खड़े होंगे, तो ऐसी स्थिति में इजराइल से दूरी कहाँ तक उचित होगी? चूंकि आप गल्फ कंट्रीज में काम कर चुके हैं, इसलिए आपका व्यू महत्व रखता है। जी देखिए, डॉक्टर पुरसन अपने बात की रीजनल यूनिटी की, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जैसे OIC, इसके साथ में उन्होंने कहा कि हम कलेक्टिव डिसीजन लेंगे और हम इसको जो है एक फोर्स बनाएंगे और नाटो देशों की तरह हम इसको एक्टिव करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इतना एक्टिव ये बन पाएगा। कारण क्या है कि इतने जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अंदर अपने अंदर ही रिफ्ट आप देख लीजिए। अभी ये देख रहे हैं कि गाजा की लड़ाई हुई, उसमें जॉर्डन बराबर में, आप गए होंगे, देखा होगा आपने, जॉर्डन बराबर में बॉर्डर पे ना जॉर्डन ने उसको एंट्री दी, आप देखिए ना मिस्र ने उसको एंट्री दी। ये क्या दर्शाता है? वैसे बातें तो सभी करते हैं और मिस्र कहता है जी, इजिप्ट कहता है कि हम उसका लीडर बनना चाहते हैं। अब देखिए 72 आवर्स में किस तरीके से इजरायलियों ने उनको मारा है, हर तरीके से, चाहे वो उनकी मिलिट्री फोर्स रहे हों, चाहे उनके ठिकाने रहे हों, और चाहे वो उनके सिविलियंस रहे हों। जो दोहा तक में सिविलियंस के उन्होंने दरका दिया उठा के, यमन के चाहे उनके आप देखिए पोजीशन रही हो, साना में और ट्यूनीशिया में भी, जो भी आप डिटेल बता रहे थे पूरा, तो आपने देखा कहीं ना कहीं हर कंट्री में जो 6 कंट्री थे, हर एक के कुछ ना कुछ नुकसान किया है। अब ये क्या दर्शाता है? इनकी यूनिटी है नहीं और इसके कारण ही इजराइल सक्सेसफुल है। और इजराइल के साथ हमारे जो संबंध है वो ठीक है, डिप्लोमेटिक संबंध है। अभी आपने अमेरिका को देखा, अमेरिका आज हमारे यहाँ उनका डेलीगेशन आया हुआ है उसके लिए, ट्रेड के लिए। ये क्या दर्शाता है? हमने उनको कुछ नहीं कहा। इसी तरीके से हमें न तो इजराइल को दूर करना है, ना ही पास करना है। हमारे जो रिश्ते हैं डिप्लोमेटिक वो रहेंगे। लेकिन हाँ, इधर देखिए, जब मोदी जी जब से बने हैं 14 के बाद से, तो आप देखेंगे कि झुकाव ज्यादा उनका गल्फ कंट्रीज के साथ था। और गल्फ झुकाव था, अच्छे संबंध थे, लेकिन जब बात युद्ध की होगी, पाकिस्तान की होगी, तो चुनाव करना ही पड़ेगा इनको। और अगर हम इस गलतफहमी में हैं कि OIC हमारी मदद करेगा तो हम अंधेरे में जी रहे हैं। ये बड़ा सवाल एक ये भी है अमीन साहब कि यह मुस्लिम नाटो केवल भारत के लिए या इजराइल के लिए ही संकट नहीं पैदा करेगा। आने वाले समय में, जैसा कि सोढ़ी साहब भी कह रहे हैं, जब अरब देश मजबूत होंगे, शायद मुस्लिम नाटो के बाद हो जाएं, तो उससे सबसे बड़ा खतरा इन यूरोपीय देशों का होगा जो आज की डेट में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। आप ऐसा मानते हैं? मैं इस बात को नहीं मानता। आप देखिए, नाटो की अपनी एक अलग उनकी पॉलिटिकल हिसाब किताब है। आप देखेंगे यहाँ पे गल्फ कंट्रीज का अलग हिसाब किताब है। गल्फ कंट्रीज के अंदर भी एका नहीं है। यहाँ तक आप देखेंगे अभी भी जो हमारा हिंदुस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें क्या हुआ? सिर्फ टर्की उनके साथ आया और अजरबैजान, 2 कंट्रीज ने उनका थोड़ा साथ दिया। बाकी आप देखिए सब हमारे साथ थे और किसी ने भी कुछ नहीं कहा इतने बड़े ऑपरेशन के बाद। यही बात की कि आप सुलह कर लीजिए, चाहे वो सऊदी अरब रहा हो, चाहे और भी कोई UAE रहा हो। उसने पाकिस्तान को सलाह दी कि आप इस तरह से मत करिए, और कोई लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने यूनाइटेड नेशन में प्रेशर देने की बात प्रैक्टिस की है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इनका नाटो का, इस्लामिक देशों का ये मामला सक्सेसफुल हो पाएगा। सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसके पीछे अमेरिकी दबाव है। इन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, जिसके कारण या एक सीमा से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोढ़ी साहब, बड़ा सवाल यही आपसे भी है कि क्या मुस्लिम नाटो आने वाले समय में
यूरोपियन नाटो के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। और जिस तरह की आतंकवाद की लहर फैलती है, खासकर यूरोप में फैल रही है, इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें जमती जा रही हैं, वह आने वाले समय में यूरोप के लिए भी एक बड़ा खतरा होगा। सोढ़ी साहब। डॉक्टर प्रसून जी, इस्लामिक नाटो दो कारणों से कभी सफल नहीं हो सकता। पहला, इनमें अपने आप ही इतना मतभेद है शिया सुन्नी के ऊपर जी। दूसरा, अधिकतर इस्लामिक देश पूरी तरह से अमेरिका पे निर्भर हैं। चाहे हम जॉर्डन लें, चाहे हम लेबनान लें, चाहे हम मिडिल ईस्ट के अधिकतर देश लें, कतर लें, यूएई लें, तो ये इनका सारों का झुकाव अमेरिका की तरफ है। तो अगर कुछ इस्लामिक देश कोशिश भी करते हैं इस्लामिक नाटो को एक ताकतवर संगठन बनाने के लिए, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे ईरान हो गया, लेकिन अधिकतर इस्लामिक देश इस नाटो का साथ नहीं देंगे। जहां तक भारत की बात है, अधिकतर इस्लामिक देशों का भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। अगर हम आंकड़े निकालें, प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल में आई थिंक सबसे ज्यादा विदेशी दौरे उन्होंने इस्लामिक देशों के किए हैं। ये अपने आप में साफ जाहिर दिखाता है कि आज भारत का इस्लामिक देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। सोढ़ी साहब, फिर सवाल उठता है, युद्ध होने की स्थिति में कौन से देश भारत पाकिस्तान में चुनना हुआ तो किसे चुनेंगे? और जब मुस्लिम नाटो बनेगा तो एक देश पे हमला बाकी पूरे मुस्लिम नाटो देश पे हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के लिए क्या विकल्प बचेंगे? जी डॉक्टर प्रसून जी, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, डॉक्टर अमीन सर ने बिल्कुल सही कहा। ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सिर्फ 2 इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की और अजरबैजान। बाकी जितने 54 इस्लामिक देश थे ओआईसी के सदस्य, किसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अधिकतर देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। तो ये साफ जाहिर दिखाता है कि भारत को इस्लामिक नाटो से कोई डर नहीं है। पहली बात तो इस्लामिक नाटो कभी सफल होगा ही नहीं। अगर ये बन भी गया, इसके अंदर नाटो की तरह आर्टिकल 5 का क्लॉज आ ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अधिकतर इस्लामिक देश जानते हैं अगर ये क्लॉज आया तो उन्हें अमेरिका का कहर सहना पड़ेगा, जो कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल में जब अब्राहम अकॉर्ड लेके आए, कितने इस्लामिक देशों ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए, कितने इस्लामिक देशों ने इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए, और सऊदी अरेबिया जैसे देश बिल्कुल तैयार थे। ये तो 7 अक्टूबर का हमला हो गया, नहीं तो किसी भी वक्त सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते स्थापित कर सकता था। डॉक्टर प्रसून जी, मेरे कहने का आप थोड़ी साहब वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि जब अच्छे नॉर्मल समय में तो अच्छे संबंधों की बात सभी देश करते हैं, लेकिन जब बात इस्लाम की आती है, कुरान की आती है, मुस्लिम धर्म की बात आती है, मुस्लिम देशों की बात आती है, तो अरब जैसा, सऊदी अरब जैसा देश भी जो सुलह के रास्ते पे बढ़ना चाहता है, अमन के रास्ते पे बढ़ना चाहता है, रुक जाता है, उसके हाथ कांप जाते हैं सुलह करते वक्त। यही बड़ा कारण है कि पाकिस्तान जैसा देश इस्लाम के नाम पे किसी भी देश को ठग सकता है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान यू टर्न करने में माहिर है, लेकिन परमाणु बम की बदौलत पाकिस्तान हो सकता है कि इन देशों को भी ब्लैकमेल कर ले। सोढ़ी साहब, इस पर नजरिया आपका। डॉक्टर प्रसून जी, मेरी राय थोड़ी अलग है। पाकिस्तान पिछले इतने 74-75 साल से इस्लामिक देशों को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस्लामिक देश पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, 2-3 देशों को छोड़ के, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। तो पाकिस्तान आगे भी कोशिश करता रहेगा। अब तो उसके लिए और मुसीबतें खड़ी होगी, क्योंकि भारत जिस तरह से शक्तिशाली बन के उभर चुका है, खास करके पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नीचे, तो अब अरब या इस्लामिक देशों का भारत को नकारना असंभव है। 1-2 देशों को छोड़कर, वो भी हमारे साथ पीछे से बंद रास्ते से हमारे उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं। हमने देखा कि चाहे तुर्की हो, अजरबैजान हो, उन्होंने तब भी भारत के साथ पिछले रास्ते से रिश्ते ठीक रखे हैं। सामने उन्होंने बेशक पाकिस्तान की थोड़ी सैनिक मदद की हो, और जैसे जैसे भारत शक्तिशाली हो रहा है आर्थिक या सैनिक तौर पे, हमें इस इस्लामिक नाटो से कोई डर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पहली बात तो ये बनेगा ही नहीं। अगर ये बन भी गया, आर्टिकल 5 इसमें आ ही नहीं सकता जो नाटो का है, क्योंकि अधिकतर इस्लामिक देश, डॉक्टर प्रसून जी, जानते हैं कि जो ये इस्लामिक जिहाद आतंकवाद है, उन्होंने अपने देशों से दूर रखा है। चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, ये हालांकि इस्लामिक देश है, लेकिन कितने डेवलप्ड है वहां पे कोई इस्लामिक। सोढ़ी साहब, दिक्कत बस इसी बात की है, जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी बात बताते वक्त अक्सर कहते हैं कि ये देश जिहाद की बात हमेशा भारत, पाकिस्तान, छोटे छोटे गरीब मुल्कों के लिए करते हैं।
अपने देश में इनको जिहाद नहीं चाहिए। मतलब ये है कि इनके पास जो पैसे का भंडार है वह जिहाद के लिए कहाँ खोलते हैं, भारत में जिहाद के लिए खोलते हैं, पाकिस्तान में खोलते हैं, बांग्लादेश में खोलते हैं, अफगानिस्तान में खोलते हैं, जिसके कारण भारत के लिए हमेशा खतरा बरकरार रहेगा। मोहम्मद अमीन साहब, इस पे और टिप्पणी करेंगे आप? जी देखिए डॉक्टर प्रसन्न, जहाँ तक सवाल है इस्लामिक देशों का, घबराने की हमें कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जितने भी देश हैं, आज देखा मीटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन आप देखें ये अरब जो मुस्लिम से लीडर्स हैं वो यूनाइट नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये यूनाइटेड नेशन में जाके वहां पर इसकी मेंबरशिप को क्रिटिसाइज करेंगे, इसको सस्पेंड कर दिया जाए इजराइल को, लेकिन वो उसका साथ नहीं देंगे आपस में। यही कारण है कि इसलिए मोहम्मद अमीन साहब, यह धारणा आपकी इसलिए मुझे मानने में दिक्कत है चूंकि 6 देशों पे इजराइल हमला कर चुका है। लेबनान के अखबार अल अखबार ने भी दावा किया है कि अब अगला नंबर सऊदी अरब का हो सकता है, 2-3 देश और हो सकते हैं जो उसके निशाने पाए, जिसमें तुर्की भी एक अहम देश है। ऐसे में इन देशों की तो मजबूरी है एक साथ आके इजराइल पे हमला करना। जी देखिए, आप समझिए ये बात भूल जाते हैं कि जहाँ तक टर्की का सवाल है, टर्की नाटो में सम्मिलित है। आप देखिए ना, टर्की जो है नाटो के देशों में सम्मिलित है और उसको मिली हुई है क्योंकि उसके साथ में अमेरिका है। अमेरिका है, वह सेना के साथ है। अगर आतंकी अड्डों पे इजराइल हमला करता है तो अमेरिका हाथ झाड़ लेगा, नाटो भी कुछ नहीं करेगा। जी नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन इस तरह से इतना आसान नहीं होगा उसके लिए कि वो सीधे टर्की पे कर दे। वो कोई सीरिया नहीं है, वो कोई यमन नहीं है जिसपे चला जाएगा। जिससे कि अभी आपने देखा कतर में भी अमेरिकी हवाई अड्डे हैं, उसमें अमेरिकी हवाई अड्डों पे परमाणु बम भी रखे गए हैं। तो ये लेकिन उसके लिए आप ये बात मानेंगे कि ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया और उनको स्टॉप किया और अपने विदेश मंत्री को कहा कि वहां पर जाके कांटेक्ट करें, और उन्होंने उसको रोका इस बात से और उसको कंडेम किया है। ये तो ऑन रिकॉर्ड किया उन्होंने। 30 सेकंड में जानना चाहेंगे मोहम्मद अमीन साहब कि क्या भारत को अगर चुनना हुआ तो गल्फ कंट्रीज को चुने या इजराइल को, वो भी युद्ध के हालात देखते हुए? जी देखिए, हमें इजराइल से बना के रखनी है और हमें इनके साथ रहना है, अरब कंट्रीज के साथ में। सोनी साहब, आपका आकलन जी 30 सेकंड में। बिल्कुल डॉक्टर प्रसून जी, भारत को इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, गल्फ देशों के साथ भी, ओआईसी देशों के साथ भी, क्योंकि आज भारत बिल्कुल अलग स्थिति पे जहां पे आर्थिक और सैनिक तरीके से बहुत मजबूत है। चलिए, आप दोनों ने अपनी राय रखी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।